Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to describe respiratory system. Respiratory system is very important part of biology. What is respiratory system? How many type of respiratory system? What is work of respiratory? What is work of mitochondria? Let's start. पहले देखते हैं श्वसन क्या है। श्वसन श्वसन किसे कहते हैं? जब हम पाचन में हमने पढ़े थे, जब पाचन किए थे तो पाचन के उपरांत जो भोजन बचा था वो अवशोषित होकर सभी शरीर के कोशिकाओं में पहुंचता है और वहाँ जो ऊर्जादायक पदार्थ होता है, जो ऊर्जा जिसमें ऊर्जा होता है, उस पदार्थ का उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। उसमें ऑक्सीकरण जब उसका हुआ तो क्या हुआ, जो भोजन है, भोजन के अनुबंधक में एटीपी का निर्माण होता है और उसी को हम श्वसन कहते हैं। यानी सांस जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसे श्वसन कहते हैं। अब श्वसन दो तरह का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन क्या है, अनॉक्सी श्वसन क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सी श्वसन जो अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन के अभाव में ये होता है, श्वसन होता है, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये जाइमेज एंजाइम के प्रभाव के कारण होता है अनॉक्सी श्वसन। एक बात और भी है, अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा का केवल 8 एटीपी बनता है, सिर्फ 8 एटीपी बनता है। कभी कभी आप देखे होंगे, आप जब ज़्यादा काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होता है और सुस्त महसूस होता है। तो ऐसा क्यों? जो अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा का केवल 8 एटीपी बनता है, सिर्फ ऊर्जा का केवल 8 एटीपी बनता है। जब आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर आप काम करेंगे तो आपको अधिक ऊर्जा की तो आवश्यकता होती ही है। जब आप काम करते हैं तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अनॉक्सी श्वसन में सिर्फ केवल 8 एटीपी बनता है। जब 8 एटीपी उसमें बनता है तो उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी के कारण क्या होता है, ऊर्जा की जब कमी हो जाता है तो हमें ये एटीपी की कमी 38 एटीपी होने चाहिए, तो 8 एटीपी बनता है। तो ऊर्जा की कमी हो जाता है, तब जाकर हमें क्या होता है, बहुत ही बदन शरीर दर्द कर रहा है, उसके बाद सुस्त महसूस होने लगता है। तो आप अनॉक्सी श्वसन समझिए। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, उसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो ऑक्सी श्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसे हम बाद में समझते हैं। अब देखते हैं श्वसन अंग। श्वसन के बारे में जो पढ़ लिए, उसके बाद अब देखते हैं श्वसन अंग। स्तनधारी के श्वसन अंग। स्तनधारी मतलब वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है। तो इसमें कौन आता है? स्तनधारी में मानव आता है। तो मानव क्या करता है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम सांस किससे ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। तो देखते नाक अगर बंद कर दिए तो मुंह से भी तो सांस लिया जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सांस हम लेते हैं किससे। तो हम सांस लेते हैं फेफड़ा से, क्योंकि नाक एक सिर्फ श्वसन का ये है नली। ऐसे हम श्वसन का ये अंग, जो श्वसन को हम खींचते हैं, सांस को जो खींचते हैं फेफड़ा से खींचते हैं, ये फेफड़ा से खींचते हैं सांस को। ये क्या है, ये एक मार्ग है, श्वसन का एक मार्ग है। नाक और मुंह क्या है, श्वसन का मार्ग है। मनुष्य क्या करता है, फेफड़ा से सांस को ये करता है, लेता है यहाँ से ये सांस को लेता है फेफड़ा से। और क्या होता है, मानव तो हो गया। उसके बाद ये कीट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो कैसे लेता है, वो क्या करता है, वो ट्रेकिया यानी श्वास नली, वो यहीं से ले लेता है, यहीं से वो डायरेक्ट सांस ले लेता है। उसके बाद जलीय जीव जो जल में रहता है, जैसे मछली वगैरह हो गया, तो क्या जलीय जीव क्या करता है, जलीय जीव गल्फर, अपना गल्फर जो रहता है, ये गिल्स, इसी से सांस लेता है। जो ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। मछली में रहता है यहाँ मुंह के पास, ऐसे खुलता है बंद होता है। तो मछली उसी की सहायता से सांस लेती है, गिल्स की सहायता से। अब मेढक देखो, मेढक जो सांस लेता है ना, वो 3 तरह से लेता है, 3 तरह से। जब बच्चा रहता है, जब यानी छोटा रहता है, यानी टेडपोल, जिसे हम टेडपोल कहते हैं, जब वो टेडपोल रहता है तो वो सांस लेता है किससे, कलोम, यानी मछली की तरह। देखोगे आप कि वो सेम मछली के बराबर होता है। ऐसे छोटे में टेडपोल मछली की तरह लगता है, जो मेढक के बच्चे होते हैं। तो वो किससे सांस लेता है, वो कलोम से सांस लेता है, कलोम यहाँ से। तो अब क्या करता है, गिल्स। जब मेढक इसमें स्थल यानी जमीन पर रहता है, यानी भूमि पर रहता है,
तो क्या वो फेफड़ा से सांस लेता है, हम लोगों की तरह एकदम फेफड़ा से सांस लिया जब वो स्थल पर रहा। लेकिन जब वो ज़मीन के अंदर चले जाता है, ज़मीन के अंदर चले जाता है तो वो किससे सांस लेता है? जब वो ज़मीन के अंदर चले जाता है तो वो सांस लेता है इससे, त्वचा से, अपने ये स्किन है ना, इससे ये सांस लेता है, वो अपना त्वचा से सांस लेता है। मेढक इसमें जब जमीन के अंदर चले जाता है तो त्वचा से सांस लेता है। यानी मानव फेफड़ा से, कीट जो श्वास नली यानी ट्रेकिया से सांस लेता है। उसके बाद ये हमारा जलीय क्या है, जलीय जीव गिल्स यानी कुलोम से लेता है। उसके बाद ये मेढक, गल्फर भी कहते हैं इसे, गिल्स गल्फर। मेढक जो है भूमि पर फेफड़ा से, उसके बाद जब भूमि के अंदर चले जाता है, भूमि के अंदर, तो किससे लेता है? त्वचा से लेता है। लेकिन जब उसका बच्चा यानी टेडपोल क्या करता है? सेम वो मछली की तरह सांस लेता है। जैसे मछली अपने गल्फर यानी गिल्स से लेता है, तो वैसे ही टेडपोल गिल्स से सांस लेता है। अब हम समझते हैं श्वसन मार्ग। मतलब ये हो गया श्वसन पढ़ लिया, श्वसन कितने प्रकार के होता है, उसके बाद कौन से जीव में कैसा श्वसन होता है वो भी पढ़ लिया। अब देखते हैं हम श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग पहले किसे कहते हैं? देखो, पाचन में हमने आपको बताया था कि जिस मार्ग से भोजन रहता है, जब तक भोजन रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। और ये वाला वायु, जब जिस मार्ग में वायु जब तक रहता है और उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। वायु जहाँ जहाँ रहता है, वायु जिस मार्ग से जाती है, जो मार्ग से जाता है उसी को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। श्वसन मतलब सांस, मार्ग मतलब रास्ता, जिस रास्ते से सांस जाती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। देखो, अब श्वसन मार्ग का कितना 4 5 6 7 8 भाग है। कैसे? जैसे नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वरतंत्र, इसको ग्रसनी, स्वरतंत्र, श्वास नली, उसके बाद ब्रोंकियोले, ब्रोंकाई, क्या? नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वरतंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या, ये ग्रसनी को हम इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं, स्वरतंत्र को लैरिंग्स, और ये श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया क्या बताए थे कि जो जीव, ये कीट होता है ना, वही ट्रेकिया से सांस ले लेता है। अब हम देखते हैं कि नासा छिद्र क्या है। नासा छिद्र को समझते हैं, उसके बाद श्वसन मार्ग तो समझ गए, अब नासा छिद्र को समझते हैं। नासा छिद्र क्या है? जो हम नाक से सांस लेते हैं, हम यहाँ नाक से लेते हैं, ये श्वसन मार्ग हुआ। ऐसे खींचे तो क्या करता है? ये ऐसे करके खींचते हैं तो यहाँ हमारा कुछ क्या पाया जाता है? यहाँ नाक में बाल पाए जाते हैं। ये बाल का क्या काम है? ये क्या करता है? जो वायु, मतलब जो हवा के साथ, यानी हवा के साथ जो धूल के कण जाते हैं उसको यहाँ चिपका लेते हैं। यहाँ इसे ही कहते हैं नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, इसको कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ रहेगा लैरिंग्स, उसके बाद स्वरतंत्र, ग्रास नली, उसके बाद आ जाता है हमारा, देख लो यहाँ पहले देख लेते हैं। ये सबसे हो गया हमारा नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद आ जाएगा हमारा ये फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा ट्रेकिया। फिर ये 2 भाग में बट गया ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकी के भाग में बट गया ब्रोंकियोलिस, फिर एल्वियोली। अब हम समझते हैं नासा छिद्र मतलब जो अब यहाँ से सांस लिए, मतलब ये श्वसन मार्ग, हम तो सांस लेते हैं फेफड़ा से। अब ये करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो जाता है, ये ऑक्सीजन जो जाता है, इसमें हवा जो जाता है, हवा में कुछ धूल के कण होते हैं, उस धूल के कण को ये चिपका लेते हैं, नाक के जो बाल होते हैं ये चिपका लेते हैं। अब उसके बाद जो नाक में नहीं चिपकता है, जो बहुत ही थोड़ा मजबूत होता है, तो जो मजबूत होता है क्या करता है? वो यहाँ से जब जाता है, गया यहाँ हमारे पास जाता है, ये तो है, ये इस जगह को कहते हैं हम नासा कपाट। नासा कपाट में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। जो पदार्थ, जो यहाँ धूल के कण जो थोड़ा ये था, मजबूत टाइप का था, मतलब जबरदस्ती एकदम चल गया यहाँ, तो यहाँ था श्लेष्मा ग्रंथि। तो ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या करता है पता है? श्लेष्मा ग्रंथि उस धूल के कण को यहाँ चिपका लेता है, यहाँ चिपका लेता है। उसके बाद हम देखते हैं ये ग्रासनी यानी फेरिंग्स यहाँ होता है, यहाँ जो अंदर होता है ना, यहाँ फेरिंग्स मतलब ये एक तरफ से खाना जाता है तो एक तरफ से हवा जाता है, यही फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है स्वरतंत्र, ये ट्रेकिया,
ट्रेकिया को स्वर तंत्र कहते हैं। यहाँ यहीं से हमारा आवाज़ निकलता है। देखो यहाँ अगर आप ऐसे करोगे तो आवाज़ चेंज होगा। देखो श्वसन तंत्र, कैसा आवाज़ चेंज हुआ ना। यहाँ यहाँ अगर आप ये करोगे ना तो यही स्वर तंत्र कहलाता है। यहाँ 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 ऐसे उठा हुआ रहता है, इसे स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र क्या हुआ फिर? ट्रेकिया, ये वाले भाग को ट्रेकिया कहते हैं। क्या करता है ट्रेकिया में एक सी शेप आकार के यहाँ क्या आता है, कार्टिलेज जाता है। कार्टिलेज सी शेप आकार के। जब देखो जब हमारे इसमें ऑक्सीजन यानी वायु नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है, तो वो ऐसे चिपक जाएगा। अगर ये ना रहे तो ऐसे चिपक जाएगा तो और सांस नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे इंसान मर जाएगा। तो ये कार्टिलेज सी शेप आकार के कार्टिलेज उसे पकड़ के रखता है ताकि वो आपस में मिले ना। अब हम देखते हैं ब्रोंकाई किसे कहते हैं? देखो जब ये ऐसे दो भाग में टूट गया, तो इसे कहते हैं ब्रोंकाई। ऐसे यहाँ से आया, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ट्रेकिया जब दो भाग में टूट गया ऐसे ट्रेकिया, इसे कहते हैं हम ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जब फिर ब्रोंकाई फिर टूट जाता है, ट्रेकिया टूटा तो बन गया ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई फिर टूट गया तो क्या बना? ब्रोंकियोलस। ये जो है ना, ये अलग अलग ऐसे करके ब्रोंकियोलस है। तो ब्रोंकियोलस में एक ऊपर फूल की तरह कुछ बना होता है, उसे कहते हैं एल्वियोली यानी वायु कोष्ठक। ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं वायु कोष्ठक। ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं क्या? वायु कोष्ठक। जब हम सांस लेते हैं ना तो ये ऑक्सीजन को यही खींच लेता है, यही ये करता है, खींच लेता है। ये एल्वियोली में, एल्वियोली यानी इसको हिंदी में वायु कोष्ठक और इंग्लिश में एल्वियोली कहते हैं। क्या हुआ? ये जो हुआ इसे कहते हैं क्या? नासा छिद्र। ये क्या हुआ? दो छिद्र है, इसे नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फेरिंग्स लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, उसके बाद एल्वियोली। ये तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं डायफ्राम क्या है। डायफ्राम ये जो हमारा ये वाला भाग है ऐसे करके, ये तो घुमा हुआ है, ये क्या है? डायफ्राम है। क्या है ये? इसी को हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो है श्वसन में सबसे ज़्यादा मदद डायफ्राम ही करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये हमारा डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम बिल्कुल ऐसे हो जाता है, तो ऐसे एकदम सीधा हो जाता है। जब हम सांस को खींचते हैं तो ये क्या हुआ? ये हमारा एकदम सीधा हो गया, एकदम सीधा बराबर हो गया। जब हम सांस को खींचते हैं तो ये बराबर हो जाता है। जब ये सांस को खींचते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है, ये डायफ्राम क्या करता है? ऐसे करके ढकेलता है फेफड़ा को। इसके पास इतना ताकत नहीं है कि अपने से वो इसको फेंक दे, तो ये डायफ्राम क्या करता है? ऐसे करके ढकेलता है, ऐसे करके वो हमेशा ढकेलते हैं। ऑक्सीजन आया बराबर, जब फिर क्या? ऑक्सीजन आया तो बराबर हो गया, लेकिन जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो फिर वो ऐसे करके धकेल मारेगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन आया बराबर, फिर ऐसे, तो ये बार बार होते रहता है। ये हमेशा बस ऑक्सीजन आया, ये ऊपर से इसको ढकेला, और जब फिर नहीं ऑक्सीजन आया तो वो ऐसे हो गया। जब ऑक्सीजन को छोड़ा फिर तो वो ऐसे हो गया, मतलब आया तो ऐसे हो गया चपटा। जब उसको ऐसे करके धकेल के रखता है, धकेलने का काम कौन करता है? ये फेफड़ा को, कि ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक सके। इसके पास, फेफड़ा के पास इतना ताकत नहीं होता है डायफ्राम। उसके बाद और एक बात है, जब गर्भवती महिलाएं तो होती है तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है? बच्चे रहते हैं। जब बच्चे जो यहाँ रहते हैं तो क्या हुआ? उसका तो डायफ्राम नीचे तो आ नहीं पाएगा, तो डायफ्राम नहीं आ पाएगा तो वो मर जाएगी। तो फिर इसमें क्या? तो वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो ये रिप्स होता है ना, इसी से सांस लेता है। यही ऐसे होता है उसका। उस समय उसका डायफ्राम बंद रहता है, लेकिन रिप्स उसका काम करने लगता है। ऐसे रिप्स उसका श्वसन में मदद करती है। तो अब डायफ्राम भी समझ गए। अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं। अब हम समझते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यहाँ जो हमारा एल्वियोली है, यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारा किसका जमा रहता है? ऑक्सीजन तो आता है। लेकिन एक बात पहले से समझ लो, जब ये होता है टीबी बीमारी जो होता है टीबी, तो ये क्या होता है? ये सब होता है, ये एल्वियोली है ना,
इसी ये सब क्या हो जाता है, ये सब खत्म हो जाता है, इसीलिए टीबी का बीमारी होता है। यही एल्वियोली खत्म होता है, इसीलिए उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो यही खत्म होता है एल्वियोली। अब देखते हैं एल्वियोली में क्या आता है। एल्वियोली में ऑक्सीजन रहता है। जब हम श्वसन सांस खींचे तो उसमें ऑक्सीजन तो आया, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को ये हीमोग्लोबिन क्या करता है पता है, इस ऑक्सीजन को ले जाके कोशिकाओं में जाते हैं, शरीर के सभी कोशिकाओं में जाते हैं, और कोशिका के अंदर पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और उस माइट्रोकॉन्ड्रिया में सबको बांट देते हैं, ऑक्सीजन को ले बांट देते हैं। हाँ ये लो तुम लो, ये लो, ऐसे ऐसे वो सबको बांट देते हैं। जाते जाते सबको रास्ता में मिला, हाँ तुम लो भाई, तुम लो भाई, सभी कोशिका बोलता है लो, हाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया लो। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबको बांटते देता है, जो आया उससे ऐसे किया, वो यहाँ से जू ही लिया, यहाँ कोशिका मिला, हाँ भाई तुम लो, उसके बाद इसको दे दिया, उसको दे दिया, सबको दे दिया। यहाँ जितना भी कोशिका पाया जाता है सबको माइट्रोकॉन्ड्रिया में बांट दिया। फिर जब बांट दिया तो वो वापस आ जाता है इसी में, फिर वो ऑक्सीजन का इंतजार करता है, हाँ आए आए, जो ही आया फिर ऐसे खींचा, फिर खींच के लेके चले गया कि हाँ सभी कोशिकाओं के माइट्रोकॉन्ड्रिया में भेज दिया, सबको बांट दिया। तो फिर क्या हुआ, जब बांट दिया, जब वो आते वक्त यानी जब वो आता है, जब वो वापस आता है, तो वापस जब आता है तो क्या होता है, वापस जब आता है तो वो इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये था कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है हाँ भाई तुम ये लो, वो हमें दो, हम लेके जाते हैं। तो फिर ये यहाँ फेफड़ा को देता है, फिर ये डायफ्राम उसको ढकेलता है, फिर वो CO2 के रूप में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता रहता है, बार बार ऐसे करता रहता है। जब इसमें क्या आया, ऑक्सीजन आया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, उसके कारण क्या बनता है, ATP यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यही हमारा क्या हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल, क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र। उसी के कारण यहाँ क्या होता है, हमारे इसमें ऊर्जा निर्माण होता है। अब हम देखते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आप समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे देखते हैं क्या होता है। हम क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं तो भोजन तो करते हैं, तो वो ऊर्जा तो हुआ, वो ऊर्जा रहेगा कहाँ। अब तो यह बात है कि ऊर्जा रहता है कहाँ, तो वो ऊर्जा को क्या करता है, संचित करके रख लेता है इसमें, ये ATP में। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, ऊर्जा को संचित कर लेता है, संचित कर लेता है। तो ये फॉस्फेट जो है फॉस्फेट जो है क्या होता है, फॉस्फेट ये ऊर्जा को ये संचित कर लेता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट क्या करता है, कभी आवश्यकता जब पड़ता है, तो आवश्यकता पड़ने पर ये फॉस्फेट जो है ना, फॉस्फेट कभी अलग हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो अलग जो हो जाता है तो क्या बनता है, जो वो अलग हुआ, इधर से गया, जब वो अलग हुआ तो क्या बन गया, ADP बन गया। ADP, जब कोई व्यक्ति काम करता है, ये भी तो काम ही किया ना, जब कोई काम करता है तो उसमें तो ऊर्जा खर्च होता है ना, बात सही है, ऊर्जा खर्च होता है। लेकिन जब ये भी तो काम किया तो इसका भी ऊर्जा खर्च होना चाहिए। तो इसका ऊर्जा खर्च कितना हुआ, 7300 किलो कैलोरी ऊर्जा, 7300 किलो कैलोरी ऊर्जा। जब ये काम किया तो इतना ऊर्जा उसका क्या हो गया, वेस्ट यानी खत्म हो गया। जब क्या होता है, जब किसी नए अणु के टूटने से ऊर्जा मुक्त होता है, हाँ जब किसी नए अणु के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है तो क्या करता है, ये ADP है ना, ADP फिर क्या करता है, ADP में क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट फिर से जुड़ जाता है। जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ADP से वो क्या बन जाता है, ADP से ATP में फिर ये बदल जाता है। ADP से किस में बदल जाता है, ATP में बदल जाता है। जब क्या करता है, ADP के अणु ATP में बदलता है तो इसमें ऊर्जा खर्च हुआ, तो जो ये बदलता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकारक फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीकारक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब ये इसके अणु इसमें बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक फॉस्फोराइलेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे श्वसन क्या है, श्वसन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।